आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है द फ्रेंच। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे। जल्दी से आप अपनी नोटबुक और पेन उठा लें और राइट डाउन करें। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तब फ्रेंच के फ्रांस के जो किंग थे वो थे लुइस 14। लुइस 14 जो थे ये किंग थे किसके? ये किंग थे फ्रांस के। लुइस 14 फ्रांस के किंग थे और इनके जो मिनिस्टर थे वो थे कोलबर्ट। कोलबर्ट इनके मिनिस्टर थे। और कोलबर्ट क्या करते हैं? कोलबर्ट कंपनी स्टैब्लिश करते हैं। कोलबर्ट क्या करते हैं? 1664 में क्या करते हैं? 1664 में एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है कंपैनी डेस इंडस ओरिएंटलिस्ट, वहां की लैंग्वेज में, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपैनी डेस इंडस ओरिएंटलिस्ट, और इसका नाम क्या होता है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां तक क्लियर है आप सबको? लुइस 14 किंग ऑफ फ्रांस, उनके जो मिनिस्टर होते हैं कोलबर्ट 1664 में एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है कंपनी डेस इंडस ओरिएंटलिस्ट, और उसका नाम क्या होता है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये स्टैब्लिश हो जाती है। अब इनको मोनोपोली दी जाती है। मोनोपोली इन्हें कितनी देर की दी जाती है? मोनोपोली इन्हें दी जाती है 50 ईयर्स की। इन्हें मोनोपोली दी जाती है। मोनोपोली इन्हें कितनी देर की दी जाती है? 50 ईयर्स की। यहां तक आप सबको क्लियर है? मोनोपोली कितनी ईयर्स की दी जाती है? मोनोपोली दी जाती है 50 ईयर्स की। 50 ईयर्स के आप ट्रेड करो 50 ईयर्स तक। कहां पे? इंडिया और पैसिफिक ओशियन। इंडिया में और पैसिफिक ओशियन में आप क्या करें? इंडिया और पैसिफिक ओशियन में आप ट्रेड करें। आपको हमने मोनोपोली दी है कितनी ईयर्स की? 50 ईयर्स की मोनोपोली इन्हें दी जाती है ट्रेड करने के लिए इंडिया और पैसिफिक ओशियन में। अब 1667 में क्या होता है? 1667 में फ्रेंच अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। फ्रांकियस कोरन होते हैं फ्रेंच के जो फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं सूरत में। फ्रांकियस कोरन जो होते हैं ये 1667 में फ्रैंकियस कोरन क्या करते हैं? फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं सूरत में। फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं कहां पे? सूरत में इनकी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। ये फैक्ट्री कब स्टैब्लिश होती है? कौन करता है इस फैक्ट्री को स्टैब्लिश करता है? फ्रांकियस कोरन फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है 1667 में सूरत में। इसका मतलब कौन सी फैक्ट्री होगी? इनकी फर्स्ट फैक्ट्री होगी। ये फर्स्ट फैक्ट्री है इनकी, सूरत में स्टैब्लिश होती है 1667 में। आप 1669 में ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं कहां पे? 1669 में ये जो फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं वो करते हैं कहां पे? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में जो है ये फैक्ट्री जो है ये स्टैब्लिश करते हैं। कब? 1669 में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं कहां पे? मसूलीपट्टनम में। अब नेक्स्ट इसके बाद ये क्या करते हैं? 1674 में पौंडीचेरी और चंद्रनगर में अपनी पोस्ट स्टैब्लिश करते हैं। पौंडीचेरी और चंद्रनगर। पौंडीचेरी और चंद्रनगर में अपनी पोस्ट स्टैब्लिश करते हैं 1674 में। चंद्रनगर कहां पे है? चंद्रनगर है बंगाल में। चंद्रनगर कहां पे है? बंगाल में। यहां पे अपनी पोस्ट जो है स्टैब्लिश करते हैं 1674 में। अब नेक्स्ट इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद इनके बीच में क्या होती है? इनके बीच में वॉर्स होती है।
जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्नेटिक वार्स। अब कार्नेटिक वार के पीछे रीजन ये है कि एंग्लो फ्रेंच, इनकी जो राइवलरी चल रही होती है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच और इंग्लिश दोनों की राइवलरी चल रही होती है, इनके बीच में वहाँ वार चल रही होती है। जैसे ही वहाँ पे कोई एक्शन होता है, इधर यहाँ पे इंडिया में उसका रिएक्शन होता है, किसके रूप में, एंग्लो फ्रेंच वार्स। अब हम करेंगे इसके बाद एंग्लो फ्रेंच वार। एंग्लो फ्रेंच वार। अब एंग्लो फ्रेंच वार जो फर्स्ट यहाँ पे वार होती है उससे कहा जाता है फर्स्ट कार्नेटिक वार। जो फर्स्ट वार कौन सी होती है इनके बीच में, फर्स्ट कार्नेटिक वार। और ये वार कब होती है, फर्स्ट कार्नेटिक वार 1740 से चलती है 1748 तक। 1748 से 48 तक चलती है। ये क्यों होती है, ऑस्ट्रिया में वार चल रही होती है, एंग्लो फ्रेंच वार इन यूरोप। इसका रीजन क्या होता है, एंग्लो फ्रेंच वार इन यूरोप या ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन उसे कहा जाता है। ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, या ऐसे कहा जाता है क्या, एंग्लो फ्रेंच वार, जो यहाँ पे यूरोप में चल रही होती है ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन कहते हैं। 1740 से 1748 तक ये चलती है। वहाँ पे ये वार चल रही होती है, वहाँ पे वार चल रही होती है, वहाँ पे एक्शन हो रहा होता है, और उसका जो है रिएक्शन जो है वो यहाँ पे होता है, इंडिया में होता है। अब 1742 में ये होता है कि इनके जो गवर्नर होते हैं वो कौन से होते हैं, डुप्लिक्स। डुप्लिक्स जो है फ्रेंच के गवर्नर होते हैं। अब इमीडिएट काज वार का ये होता है कि जो इंग्लिश नेवी के जो हेड होते हैं, जो कमांडर होते हैं, बार्नेट जो होते हैं, वो फ्रेंच की शिप्स को सीज कर लेते हैं। बार्नेट क्या करते हैं, सीज करते हैं फ्रेंच शिप्स को, क्या कर लेते हैं, बार्नेट क्या कर लेते हैं, फ्रेंच शिप्स को सीज कर लेते हैं। और ये होता है इमीडिएट काज वार का। अब फ्रेंच रिटेलिएट करेंगे। अब फ्रेंच, इसके बदले में फ्रेंच क्या करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। अब फ्रेंच रिटेलिएट करते हैं, क्या करते हैं, मद्रास को अपने कब्जे में ले लेते हैं, मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं। 1746 में क्या होता है, कैप्चर करते हैं मद्रास को। 1746 में जो है वो फ्रेंच क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं मद्रास को। आइए इसके आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप सबको क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, सैन थोमे बैटल होती है। सैन थोमे बैटल होती है इसी टाइम में, किसके बीच में, फ्रेंच और नवाब ऑफ कार्नेटिक। सैन थोमे बैटल बिटवीन फ्रेंच आर्मी एंड नवाब ऑफ कार्नेटिक। ये सैन थोमे बैटल होती है फ्रेंच आर्मी के बीच में और नवाब ऑफ कार्नेटिक के बीच में। सैन थोमे बैटल होती है। वो जो नवाब होता है कार्नेटिक का, ये इंग्लिश के साथ होता है, इंग्लिश इसकी हेल्प करते हैं, और यहाँ पे ये जो है ये बैटल होती है। अब कार्नेटिक किस रीजन को कहा जाता है, कार्नेटिक कोरोमंडल का रीजन जो होता है, वहाँ पे उस एरिया को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल का एरिया, और कुछ उसके साथ वाले इलाके मिलके यूरोपियंस ने उससे नाम दिया होता है, कोरोमंडल एरिया को यूरोपियंस ने नाम दिया होता है क्या, कार्नेटिक। अब सैन थोमे बैटल होती है फ्रेंच आर्मी और नवाब ऑफ कार्नेटिक के बीच में। अब 1748 में क्या होता है, 1748 में ट्रीटी होती है। अब बैटल होगी, अब क्या होता है, ट्रीटी होती है, संधि हो जाती है, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले होती है 1748 में। इस ट्रीटी में क्या कहा जाता है, स्टेट में ये होता है, ये डिसाइड होता है कि मद्रास जो है वो फ्रेंच किसको देंगे, ब्रिटिशर्स को, और फ्रेंच को जो उनकी टेरिटरीज मिलेंगी कहाँ पे, जो ब्रिटिशर्स ने उनसे दिया नॉर्थ अमेरिका, क्यूबेक में। ठीक है, 1748 ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले।
और ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चैपल में क्या होता है, मद्रास दिया जाता है किसको, मद्रास आता है किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिशर्स के पास मद्रास आ जाता है, ट्रीटी में ये साइन होता है। और फ्रेंच को क्या मिलता है, टेरिटरीज मिलती है कहाँ पे, फ्रेंच को टेरिटरीज मिलती है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका क्यूबेक में। इन रिटर्न फ्रेंच को क्या होता है, इनको टेरिटरीज मिलती है नॉर्थ अमेरिका क्यूबेक में, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा था कि वहां पे इनके बीच में लड़ाई यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में चल रही है, और उसका जो है रिएक्शन यहाँ पे होता है, ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा चैपल, मद्रास दिया जाता है, ब्रिटिशर्स को दोबारा वापस दिया जाता है, मद्रास से कैप्चर कर लेते हैं, और फ्रेंच को नॉर्थ अमेरिका क्यूबेक में इनके टेरिटरीज वापस दी जाती हैं। अब फिर 17 अब चलते हैं नेक्स्ट जो है सेकंड कार्नेटिक वार की तरफ। सेकंड कार्नेटिक वार, अब ये सेकंड कार्नेटिक वार कब से कब तक चलती है, 1749 से लेके 1754 तक चलती है। कौन सी वार, सेकंड कार्नेटिक वार, 1749 से 1754 तक। अब सेकंड कार्नेटिक वार का ये रीजन होता है, ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों कमर्शियल सुपरमेसी के लिए यहाँ पे झगड़ा करते हैं। ब्रिटिश एंड फ्रेंच किसके लिए झगड़ा करते हैं, कमर्शियल सुपरमेसी, फाइट करते हैं किसके लिए, कमर्शियल सुपरमेसी के लिए। इसके लिए फाइट करते हैं, उनके बीच में यह बात भी होती है। और इसके बाद क्या होता है, 1749 में फ्रेंच क्या करता है, अटैक कर देता है आर्कोट पे। आर्कोट क्या है, कैपिटल ऑफ कार्नेटिक, फ्रेंच वहां पे अटैक कर देता है 1749। फ्रेंच क्या कर देता है, फ्रेंच अटैक करता है किस पे, अटैक ऑन एयरपोर्ट पे अटैक करते हैं। एयरपोर्ट क्या है, कैपिटल ऑफ कार्नेटिक। अब ब्रिटिश की तरफ, अब ये इन्होंने फ्रेंच ने अटैक किया, अब ब्रिटिश की तरफ से जो काउंटर अटैक होता है वो करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। अब ब्रिटिश की तरफ से जो काउंटर अटैक होता है वो कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव। काउंटर अटैक कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव। ये रीजन आ गए, पहले कमर्शियल सुपरमेसी के लिए झगड़ा कर रहे हैं, उसके बाद 1749 में फ्रेंच अटैक कर देता है और कोर्ट कैपिटल ऑफ कार्नेटिक, और ब्रिटिश उधर से अब ये अटैक करते हैं, वो काउंटर अटैक तो करेंगे, और ब्रिटिश जो है वो काउंटर अटैक करता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश के, वो यहाँ पे इसके काउंटर अटैक करते हैं। अब इधर ये भी हो रहा होता है कि फ्रेंच क्यों वार में आता है, क्योंकि जो निज़ाम होता है हैदराबाद का, उनकी डेथ हो जाती है 1748 में, और फ्रेंच जो है यहाँ पे वार में जो है वो इंटरफेयर कर देते हैं। 1748 में क्या होता है, डेथ ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। अब निज़ाम ऑफ हैदराबाद की 1748 में डेथ हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे इनका जो है झगड़ा उधर यूरोप में भी चल रहा है और नॉर्थ अमेरिका में भी चल रहा है। अब यहाँ पे ये होता है कि डुप्लिक्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। डुप्लिक्स फ्रेंच के एक स्ट्रॉन्ग गवर्नर होते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है 1754 में। 1754 में डुप्लिक्स की जगह कौन आता है, रिप्लेस कर दिया जाता है डुप्लिक्स को, और आता है यहाँ पे गुडेहू। डुप्लिक्स की जगह कौन आता है, गुडेहू जो है वो आते हैं 1754 में। और 1755 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होती है। में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट कार्नेटिक सेकंड कार्नेटिक वार जो है यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड कार्नेटिक वार की तरफ।
नेक्स्ट है हमारा थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर ये कब से कब तक चलती है इंडिया में? 1758 से 1763 तक ये थर्ड कार्नेटिक वॉर चल रही होती है। और इसका रीज़न जो इसके पीछे ही है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच और इंग्लिश के बीच जो वार चल रही होती है वो कौन सी वार होती है? 7 ईयर वार। 7 ईयर वार चल रही होती है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे इंडिया में थर्ड कार्नेटिक वार होती है। सेवन ईयर वार बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। और 7 ईयर वार ये कहाँ पे हो रही होती है? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में 7 ईयर वार चल रही होती है। मैंने आपको पहले बताया था यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो भी पंगा होगा उसका रिटेलिएशन वहाँ पे एक्शन होगा, तो उसका रिएक्शन यहाँ पे होगा। 7 ईयर वार चल रही थी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, किसके बीच में? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। ये कब से कब तक चलती है? 1756 से चलती है 1763 तक। और उसके बाद यहाँ पे होती है थर्ड कार्नेटिक वॉर जो चलती है 1758 से लेके 1763 तक। अब 1757 में क्या होता है? सीजिंग ऑफ चंद्रनगर बंगाल बाय क्लाइव। अब जो चंद्रनगर है मैंने आपको बताया था वो फ्रेंच की पोस्ट है। चंद्रनगर को कौन सीज करता है? सीज करता है चंद्रनगर को, जो सीज करता है वो है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव चंद्रनगर को क्या करते हैं? सीज करते हैं 1757 में। अब ये कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन रिटेलिएट फ्रेंच, तो जाहिर सी बात है ये अगर एक्शन कर रहे हैं फ्रेंच ने भी तो रिटेलिएट करना है। अब 1758 में फ्रेंच क्या करते हैं? रिटेलिएट करते हैं। 1758 में क्या होता है? फ्रेंच आर्मी कोर्ट डी दिल्ली के अंदर अटैक करती है फोर्ट सेंट डेविड। फ्रेंच आर्मी किसके अंडर अटैक करती है? कोर्ट डी दिल्ली के अंदर जो है वो अटैक करती है। कहाँ पे अटैक करती है? किस पे? फोर्ट सेंट डेविड पे ये अटैक करती है 1758 में। फ्रेंच आर्मी यहाँ पे कोर्ट डी दिल्ली के अंदर अटैक करती है फोर्ट सेंट डेविड पे। अब 22 जनवरी 1760 को क्या होता है? बैटल ऑफ वंडी वॉश होती है। 22 जनवरी 1760 यहाँ पे कौन सी बैटल होती है? वंडी वॉश। बैटल ऑफ वांडी वॉश, या तामिल में से कहा जाता है वंदवासी, और अंग्रेज इनको नाम दे दिया है क्या? वांडी वॉश। ये किसके बीच में होती है? आपको पता है इंग्लिश और फ्रेंच दो पावर है, दोनों इसके झगड़ा कर रही है। अब यहाँ पे बैटल ऑफ वंडी वॉश में क्या होता है कि इंग्लिश आर्मी आयरकूट के अंदर, आयरकूट जो है इंग्लिश आर्मी के जो यहाँ पे लीडर होते हैं वो क्या करते हैं? थॉमस आर्थर जो होता है, फ्रेंच आर्मी किसके अंडर होती है? थॉमस आर्थर के अंदर होती है, उसे डिफीट करते हैं। आयरकूट इंग्लिश जनरल होते हैं, डिफीट करते हैं कि इसको थॉमस आर्थर डी लेली को क्या करते हैं? थॉमस आर्थर डी लेली जो होते हैं फ्रेंच आर्मी के कमांडर होते हैं। इनके अंदर फ्रेंच आर्मी लड़ रही होती है और आयरकूट इंग्लिश के इन्हें क्या करते हैं? थॉमस आर्थर को डिफीट कर देते हैं। अब 22 जनवरी 1760 को बैटल ऑफ वंडी वॉश होगी। अब बैटल ऑफ वंडी वॉश होगी। अब इंग्लिश ने फ्रेंच को कहा कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अब आप एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट हैं, आप यहाँ पे अपनी आर्मी नहीं खड़ी कर सकते, आप यहाँ पे कोई भी फोर्टिफिकेशन जो है वो
नहीं कर सकते। जैसे पोर्तुगीज, जैसे मैंने आपको पहले अगर आपने लेक्चर देखे हो, पोर्तुगीज को इन्होंने डिफीट किया, धीरे धीरे करके इंग्लिश आगे बढ़ने हैं, पोर्तुगीज को डिफीट किया, डच को डिफीट किया, एकदम सबके साथ झगड़ा बोल नहीं लिया। पहले पोर्तुगीज, दूसरे नंबर पे आ गए डच, अब तीसरे नंबर पे आ गए फ्रेंच। अब फ्रेंच को हरा दिया 1760, इनका खेल खत्म। अब यहाँ पे ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन के रह गए। अब उसके बाद क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हो जाती है 1763 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है कब? 1763 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हो जाती है 1763 में। अब फ्रेंच क्या रहेगा? फ्रेंच यहाँ पे आप प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन के रहेंगे। अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत क्या डिसाइड होता है? फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गए। अब इनके बेस कहाँ कहाँ पे रहे? पुडुचेरी, कारेकाल, माहे, यनम, ठीक है, ये यहाँ पे रहेंगे। कहाँ कहाँ पे? पुडुचेरी, कारेकाल, माहे और यनम में यहाँ पे रहेंगे। प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन के रहेंगे पुडुचेरी, कारेकाल, माहे और यन में जो है रह गए। फ्रेंच का है प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन के रह गए। अब हम बात करेंगे कि फ्रेंच के फेलियर के बारे में, कि क्या रीजन थी जो फ्रेंच जो है यहाँ पे फेल हो गए। अब जो मैंने आपको बताया कि ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1763 में। अब 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है तो 7 ईयर वार एंड हो जाती है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो 7 ईयर वार है वो एंड हो जाती है। अब फ्रेंच यहाँ पे जो है वो एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन के रह जाती है। जैसे मैंने आपको बताया पुडुचेरी, कारेकाल, माहे, यनम यहाँ पे फ्रेंच के बेस रहते हैं। फ्रेंच अब यहीं पे जो है एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन के रह जाते हैं। अब काजिस क्या थे फ्रेंच के फेलियर के? काजिस, फेलियर काजिस, पहली बात तो यह है कि फ्रेंच के बेस नहीं थे, ब्रिटिशर्स के बेस 3 इंपॉर्टेंट बेस थे। जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी है, पहली वीडियो देखिए आपको बिल्कुल समझ में जाएगा। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये ब्रिटिशर्स के बेस थे। ब्रिटिशर्स के बेस कहाँ पे थे? ब्रिटिशर्स के बेस थे कहाँ पे? बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में। ब्रिटिशर्स के 3 इंपॉर्टेंट बेस थे। ब्रिटिशर्स के 3 इंपॉर्टेंट बेस थे, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। यहाँ पे 3 जगह पे ब्रिटिशर्स थे। और फ्रेंच का एक ही स्ट्रॉन्ग बेस था। फ्रेंच कहाँ पे थे? फ्रेंच का एक ही बेस था, पौंडीचेरी। फ्रेंच का एक ही बेस था, पौंडीचेरी। अब ब्रिटिशर्स की नेवी स्ट्रॉन्ग थी। ब्रिटिशर्स की इनकी क्या थी? नेवी भी स्ट्रॉन्ग थी। जो नेवी थी इनकी वो भी स्ट्रॉन्ग थी। और फ्रेंच की नेवी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, प्राइवेट एंटिटी थी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनकी, ब्रिटिशर्स की, वो क्या थी? प्राइवेट एंटिटी थी। और जो फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्टेट कंट्री थी, वो स्टेट अंडरटेकिंग थी। बात आपको समझ में आ रही है कि ब्रिटिशर्स के पास 3 बेस है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। फ्रेंच के पास सिर्फ एक ही बेस रहता है, वो था पौंडीचेरी। अब इनकी नेवी स्ट्रांग है और इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्राइवेट एंटिटी है, और फ्रेंच की जो है वो स्टेट जो है वो स्टेट अंडरटेकिंग है। और उसके बाद ये है कि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी होती है तो ब्रिटिशर्स को ह्यूज एडवांटेज उसे मिल जाता है इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज। अब 1757 में क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है और ब्रिटिशर्स को इससे क्या मिलता है? ह्यूज एडवांटेज मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। बैटल ऑफ प्लासी और ब्रिटिशर्स को फायदा मिल जाता है, रिसोर्सेज उन्हें बहुत सारे हाथ में आ जाते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और ब्रिटिशर्स जो होते हैं ये यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फ्रेंच यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते।